तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए, 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको बताने वाले हैं। उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, सारा एग्जाम एनालिसिस आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें किस किस ने प्रश्न भेजे हैं। आरती जी ने प्रश्न भेजे हैं, 70 नंबर आए। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही अपने हाथ पर जो है क्वेश्चंस को लिखा था, उस हाथ की फोटो खींच करके इन्होंने भेजी। उसके बाद में वॉइस के थ्रू हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं, तुरंत भेजे हैं, इसलिए आरती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में रोहित सिंह जी के 81 नंबर है, इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न भेजे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और साइंस से हम शुरुआत करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इंद्रधनुष से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है और ये आपको इंद्रधनुष वाली जो हमने पीडीएफ दी है उसमें देखना इंद्रधनुष की में कितने अपवर्तन होते हैं, यानी किस तरह से इंद्रधनुष बनता है। तो देखो इंद्रधनुष के बारे में आपको दो प्रकार बताए थे कि भाई इंद्रधनुष के दो प्रकार होते हैं, प्रत्येक में अपवर्तन की संख्या अलग अलग होती है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है और ऑप्शन में 2 लिखा हुआ था, यानी कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष पूछा था और इसमें अपवर्तन की संख्या 2 होती है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इनमें से कोई एक पूछा गया था, लेकिन आपको हमने ये दोनों कराए थे। उस पीडीएफ में आपने देखा होगा, इंद्रधनुष की अलग से वीडियो बनाई थी, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण, उसमें आपने देखा होगा। इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में समझाया था। आज वही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि सबसे अच्छी बात ये है कि इन नोट्स का लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी परसों वाली जो कल की तो छुट्टी थी, परसों वाली फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो में मतलब कि एक भाई ने कमेंट किया था, व्हाट्सएप पर मैसेज भी इन्होंने हमको किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुभाष गुर्जर जी, शुक्ला सर की पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली, 8 दिन में इनके 80 नंबर आए हैं और ये हमने कमेंट पिन भी कर दिया, आप जाकर के देख सकते हैं। 6-7 लोगों ने मैसेज भी किया था और उन्होंने इसका रिप्लाई भी दिया था, ठीक है। तो इन नोट्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। इसके अलावा इन भाई के देखते हैं, नमस्ते सर, एसटी कैटेगरी से हैं, 72 नंबर इनके आए हैं और मात्र 4 से 5 दिनों में इन्होंने हमारे नोट्स को कंप्लीट किया था। सर आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, सिलेक्शन लेकर के आपसे मिलने जरूर आऊँगा। बिल्कुल भाई, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप भी ये नोट्स ले सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट नोट्स मात्र 179 179 रुपये में उपलब्ध हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, सबका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, सारी मैराथन जो नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन सभी नए टॉपिक की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन कोड हो गया, ठीक है, जो भी नए टॉपिक एपटेक पूछ रहा है वही नए टॉपिक के वीडियो हम आपको बना करके दे रहे हैं, उसी की पीडीएफ आपको दे रहे हैं। तो उसी से इतना फायदा हो रहा है कि लड़कों के अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं कम दिनों में तैयारी के साथ में, ठीक है। इसके अलावा जिसका एमपी एसआई का एग्जाम है, जिस तरह एमपी पुलिस में अपने नोट से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, उसी तरह से एमपी एसआई में भी अपने नोट से डायरेक्ट प्रश्न फंसेंगे। 8 से 9 सब्जेक्ट इस बार पूछे जाएंगे आपके एमपी एसआई के एग्जाम में। इन सभी के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपये में उपलब्ध हैं। आप लोग ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स कैसे प्राप्त करेंगे, छोटी सी प्रक्रिया है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी या फिर होमगार्ड्स के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए, दोनों एग्जाम आपके हैं, तो मात्र 300 रुपये में आप ये दोनों नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने का पेमेंट करके इस पेमेंट की स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साइंस का अगला प्रश्न भी देखते हैं। देखो साइंस में आज जो प्रश्न आए थे उनमें ज्यादातर प्रश्न स्टेटमेंट वाले थे, कथन वाले प्रश्न थे, ठीक है ना। देखो प्रश्न पूछा गया था, पौधे अगर पेड़ों की तरह कार्य करने लगे तो क्या परिवर्तन होगा। फिर 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए थे। तो चलिए आपको बता देते हैं, अगर पौधे पेड़ों की भांति कार्य करने लगेंगे तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए, तो यदि पौधे पेड़ों की तरह कार्य करने लगे तो कई बड़े बदलाव आएंगे, जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि हो जाएगी, मिट्टी का कटाव बढ़ना, खाद्य श्रृंखलाओं का टूटना आदि चीज़ें शामिल हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। उनके अभाव में हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जलवायु परिवर्तन तेज होगा और तापमान बढ़ेगा। साथ ही पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। इसे न इसके ना होने पर, यानी अगर पेड़ नहीं होंगे, सब पौधे हो जाएंगे, या फिर सारे पौधे अगर कट करके, या फिर मतलब कुछ पेड़ रह जाए, इस तरह का कुछ प्रश्न बनाया गया था, तो कुल मिलाकर के उससे हमको नुकसान ही होने वाला है। जैसे कि ये कोई पेड़ है, ठीक है,
ये पेड़ है। अब इसकी जो जड़ें हैं ना वो इस मिट्टी को बाँधे हुई हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर अगर कोई बाढ़ वगैरह आती है तो ये मिट्टी बह नहीं पाती क्योंकि ये जड़ें इसको बाँधे हुई हैं। अगर ये पेड़ नष्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये जो म मिट्टी है वो अब यहाँ से बहना शुरू हो जाएगी और मिट्टी का कटाव तेज़ी से होगा और वायुमंडल में ऑक्सीजन की भी कमी आएगी। इस तरह का प्रश्न आज आपका पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु और पौधों में क्या अंतर होते हैं? ये पूछा गया था। ये भी आपका स्टेटमेंट वाइज़ प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। जंतु और पौधों में मुख्य अंतर पोषण, गतिशीलता और कोशिकाओं की संरचना में होता है। पौधे स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे शेर वगैरह है तो वो जो है भोजन के लिए हिरण को खाएगा, हिरण घास को खाएगा, है ना? तो ये लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो अस्वपोषी होते हैं, सारा भोजन अपना खुद ही बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। पौधे आमतौर पर एक ही जगह स्थिर होते हैं और धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं वो गतिशील होते हैं और तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है और क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये दोनों चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। देखो, स्टेटमेंट वाले प्रश्न भले ही आ रहे हैं, लेकिन आप उन चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना तो आसानी से अपना आंसर निकाल लेंगे। इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है? तो ये परिवर्तन आज देखने को मिला है। ये साइंस के डायरेक्ट प्रश्न ना पूछ करके स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, शिकारी संग्राहता ये किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं? तो चलिए इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न था। तो शिकारी संग्राहक वे लोग होते हैं जो भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और पौधों को इकट्ठा करते हैं, ना कि कृषि करते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं कि जंगली जानवरों को मारेंगे, पेड़ पौधों को काट करके इकट्ठा करेंगे, ये कृषि नहीं करते हैं। ये पारंपरिक समाज अक्सर खानाबदोश जीवन शैली को अपनाते हैं और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं। ये जीवित रहने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। शिकारी संग्राहकों के मुख्य जो लक्षण हैं वो देख लीजिए। तो भोजन का स्रोत क्या होता है? तो वे शिकार करेंगे, मछली पकड़ेंगे, जंगली पौधों जैसे कि फल, मेवे और जड़ों को इकट्ठा करके उनके माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कृषि का अभाव होता है, ये लोग कृषि का अभ्यास नहीं करते हैं, उन्हें पारंपरिक समाज से अलग करता है, यानी कि वो कृषि वगैरह नहीं करते हैं। जीवन शैली कैसी है? तो इनकी जीवन शैली आमतौर पर खानाबदोश या फिर अर्ध खानाबदोश होती है। वे भोजन और अन्य संसाधनों की तलाश में लगातार घूमते रहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा गया था। अगला देखिए, जीके का प्रश्न पूछा गया था कि 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? कुछ लोगों ने बताया सर इसमें ये पूछा गया था कि इसको देने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोनों आपको हम बता दे रहे हैं, अध्यक्ष भी और किसको मिला है वो भी। तो देखो मिला किसको है? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। आगे पूरा जानकारी आपको देते हैं। तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 2024 के लिए इनको दिया गया है और इसे प्रदान करने वाली चयन समिति की अध्यक्ष लेखिका प्रतिभा राय है। अगर आपसे अध्यक्ष पूछा गया है तो प्रतिभा राय आंसर हो जाएगा। अगर पूछा किसको मिला है तो ये विनोद कुमार शुक्ल जो हिंदी के एक लेखक हैं, ठीक है? पुरस्कार वर्ष 2024 है और चयन समिति की अध्यक्षा कौन है? प्रतिभा राय है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, चंबल नदी किस दिशा से निकल करके और किस दिशा में बहती है? नदियों से आज 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं, डैम और नदियों वाले नोट्स अच्छे से पढ़ करके जाना, वही पूरा पढ़ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? देखिए, तो चंबल नदी उत्तर दिशा से में जो है बहती है। पूरी जानकारी आपको देते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहती है, फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ करके राजस्थान से होकर जाती है और अंततः उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है? देखिए, उद्गम की बात करें तो ये चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के पास विंध्य पर्वतमाला के जानापाव पहाड़ी से होता है। अभी इसका उद्गम नहीं पूछा गया, 101% आगे आपसे पूछेंगे क्योंकि आज बेतवा का उद्गम पूछा गया, ठीक है? प्रवाह की दिशा अपने उद्गम स्थल से या उत्तर दिशा में बहना शुरू करती है और बाद में जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। देखो, प्रमुख मोड़ की बात करते हैं तो नदी फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है और राजस्थान के कोटा से होकर बहती है और अंततः ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना नदी में मिल जाती है। बाद में गंगा में मिलकर के बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। अगला अगला प्रश्न है, किसी कागज को, साइंस का प्रश्न है, किसी कागज को सूर्य के प्रकाश से जलने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आप लोग बचपन में खूब करते होंगे। एक वो कंपास लेकर के आते थे, ठीक है, उसको जो है सूरज के सामने रख करके फिर वो अखबार को जलाने का प्रयास करते थे। तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं, यानी कि जो ये किरणें आ रही हैं उसको एक स्थान पर फोकस करने का काम कौन करेगा? उत्तल लेंस करेगा। इसीलिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते थे। तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे छोटे हिस्सों पर फोकसित होती है, जिससे कागज का वो जो हिस्सा है वो जल उठता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने बदमाशी भी की होगी, ठीक है ना, कि जो है उसको फोकस कर दिया होगा किसी के हाथ पर, किसी के पैर पर, ठीक है ना, तो कुछ देर में उसको जलन महसूस होने लगी होगी। ये भी सिस्टम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कुमरा गांव से होता है। कुमरा गांव में मतलब कहाँ पर ये स्थित है? आइए देख लेते हैं। तो बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव के पास विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। स्थान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव के पास से इसका उद्गम होता है। पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला।
वाला है। मुहाना कहाँ पर है? तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर के ये मिल जाती है, तो ये भी थोड़ा-सा आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, अगला पूछा गया उस्ताद अलाउद्दीन खां ये किस जिले से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में सतना जिले से संबंधित है। देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर से संबंधित है। उन्होंने मैहर रियासत में अपनी संगीत स्कूल स्थापित किया था, जिसे आज भी मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। मैहर घराने की बात कर लें, उन्होंने मैहर में ही मैहर घराना की स्थापना की थी। मैहर समारोह भी आयोजित किया जाता है उनके सम्मान में। वार्षिक मैहर अलाउद्दीन खान समारोह हर साल सतना जिले के मैहर में आयोजित किया जाता है। मैहर बैंड के बारे में बात कर लें, तो ब्रिटिश काल के दौरान उन्होंने मैहर के अनाथ लड़कों को प्रशिक्षित किया और उन्होंने प्रसिद्ध मैहर बैंड को भी स्थापित किया था। तो ये पूरी जानकारी आपको अलाउद्दीन खां के बारे में हमने बता दी है। अगला देखिए, साइंस का प्रश्न है, मानव शरीर के त्वचा का रंग किस वजह से होता है? साथ ही पराबैंगनी किरणें से बचाने के लिए वो जो रंजक है, पिगमेंट है, वो हमारी किस तरह से मदद करता है? तो मेलानिन नामक पिगमेंट जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा का कलर किसी का ब्राउन होता है, किसी का वो मतलब कि जो भी मतलब ब्लैक होता है, इस तरह का होता है, वो सारी चीज़ें मेलानिन की वजह से होती हैं। देखिए, मानव त्वचा का रंग मेलानिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। यह पिगमेंट त्वचा को पराबैंगनी यानी कि यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। यूवी किरणें त्वचा की कोशिकाओं में मौजूद डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, जिससे सनबर्न, टैनिंग, समय से पहले बुढ़ापा, त्वचा कैंसर ये रोग हो सकते हैं। तो मेलानिन और त्वचा का रंग डिपेंड करता है। मेलानिन त्वचा में मौजूद मेलानोसाइट नामक कोशिकाएं जो है वो मेलानिन का उत्पादन करती है। तो कौन सी कोशिकाओं से बनता है? मेलानोसाइट्स कोशिकाओं से बनता है। रंग का निर्धारण करता है मेलानिन की मात्रा और प्रकार त्वचा का रंग निर्धारित करते हैं। भूरे और काले बालों के लिए यू मेलानिन जिम्मेदार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पूछा गया है साइंस का ही प्रश्न है। साइंस के अच्छे खासे प्रश्न हमको आज मिल गए हैं, जो हम आपको बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किसी तार के लिए किस तत्व की चालकता सर्वाधिक होगी? यानी अगर कोई तार है बिजली का, उसमें किस तत्व की चालकता सबसे अधिक होगी? कौन सा सबसे अच्छा कार्य करेगा? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। अब यहाँ पर चांदी नहीं दी गई थी। अगर चांदी दी गई होती तो चांदी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते, लेकिन इसमें से बात करते तो तांबा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कॉपर होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है। देखिए, तो तांबा विद्युत का बहुत अच्छा चालक है और इसका उपयोग आमतौर पर विद्युत तारों के लिए किया जाता है, क्योंकि यह चांदी की तुलना में सस्ता और अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों में अगर हम बात करेंगे तो तांबा सबसे अच्छा होगा। अब चालकता का क्रम देख लेते हैं, तो सबसे अच्छी होती है चांदी। ठीक है, चांदी के बाद में तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, ये चालकता का क्रम होता है। पर चांदी के तार हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। पता चला चांदी का तार ले जा करके डाल दिया खंबे पर और कोई काट ले गया तुरंत ही, आधा घंटे के बाद तार गायब। ठीक है ना, इसलिए तांबा और एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। बेसिकली तांबा सबसे अच्छा होता है। आगे बढ़िए, ताप्ती नदी की लंबाई पूछी गई थी। भाई ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। ये आपको हमारे पीडीएफ में भी मिल जाएगा, जो नदियों वाली पीडीएफ है। देखिए, तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलकर अरब सागर में मिलने से पहले महाराष्ट्र गुजरात से होकर के बहती है। टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई से होता है और अरब सागर में जाकर के ये या फिर खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। साथ ही साथ में इसके बारे में आपको हमने ये भी बताया था कि ये नर्मदा के समानांतर बहती रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है और ये दोनों नदियां जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, तेजस जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। देखिए, तेजस जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल मासी दुगारी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। तेजा जी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रांतों में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इनका मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला, बैडमिंटन खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? अपने भारत में हुई थी। ठीक है ना, लेकिन अब भारत में क्रिकेट सबसे ज़्यादा हावी हो गया है। जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी उसी में भारत पिछड़ गया है। देखिए, तो बैडमिंटन की शुरुआत जो है भारत के पुणे में हुई थी, जहाँ ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इसे पूना नामक खेल के रूप में खेलते थे। 1873 में इस खेल को इंग्लैंड ले जाया गया और वहाँ पहली बार ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट बैडमिंटन हाउस खोला गया, जिसके बाद इसका नाम बैडमिंटन पड़ गया। ठीक है, भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी 1800 के दशक में। भारत में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी एक खेल खेलते थे जिसे पूना कहा जाता था, जिसमें शटलॉक को नेट के पार मारना होता था। बाद में 1873 में इसका नाम क्या है? बैडमिंटन पड़ गया और ये इंग्लैंड पहुंच गया और इंग्लैंड में ये फला फूला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत ने ओलंपिक में पहला पदक कब और कहां पर जीता था? तो 1928 के ओलंपिक में एम्स्टर्डम में भारत ने पहली बार पदक जीता था। 1928 भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, एलोरा की गुफाओं में पूछा गया है, एलोरा की गुफाओं में किन धर्म की मूर्तियां देखने को मिलती हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियां देखने को आपको मिलेंगी। देखिए, तो एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियां और मंदिर देखने को मिलते हैं। यह परिसर इन तीनों धर्मों के धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को दर्शाता है।
अगर हम बौद्ध की बात करते हैं तो गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनमें चैत्य और बिहार शामिल हैं। हिंदू की बात करते हैं तो गुफा नंबर 13 से 29 तक हिंदू धर्म को समर्पित है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। जैन की बात करते हैं तो गुफा नंबर 30 से 34 जैन धर्म को संबंधित है, जो दिगंबर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो ये गुफा के नंबर भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से आगे भी प्रश्न बन सकता है। अगला, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 161 161 में वर्णित है। देखिए, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में वर्णित है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि राज्यपाल के पास में कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ करने की शक्ति नहीं है। कोर्ट मार्शल आपको पता है, ये मतलब कि जो सेनाएं होती है उनका ये कानून होता है, इस पर जो है राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह राज्य के कानूनों के तहत दंडित व्यक्तियों की सजा को माफ कर सके, निलंबित कर सके या फिर उसे कम कर सके। सीमाएं क्या है? राज्यपाल को मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि मृत्युदंड को माफ कर सकता है। ठीक है, इसको निलंबित या फिर कम कर सकते हैं। आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में बरमान का मेला ये कहाँ पर लगाया जाता है? तो नरसिंहपुर जिले में बरमान का मेला लगता है। देखिए, मध्य प्रदेश में बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे बरमान घाट पर लगाया जाता है। यह मेला मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक आयोजित होता है। स्थान नरसिंहपुर जिले में नर्मदा घाटी के तट पर बरमान घाट पर। अवधि मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक लगभग 13 दिनों तक चलता है। ये अवधि आपको याद रखनी है, अवधि भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, मेले में कई सांस्कृतिक स्थल होते हैं, जैसे कि भगवान ब्रह्मा की यज्ञस्थली, रानी दुर्गावती मंदिर और बराह प्रतिमा। अब चलिए, अब चलते हैं गणित की ओर। तो गणित के कुछ प्रश्न देख लेते हैं मैथ के। एक लड़की ने किसी किताब को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह 120 रुपये अधिक में बेचती है तो 35% का लाभ होता है। किताब का क्रय मूल्य आपको बताना था। अगला, एक शंकु का आयतन 343 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं? अगला, दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में है, इनका एलसीएम जो है 450 है, तो इनका एचसीएफ आपसे पूछा गया था। अगला, एक प्रश्न अर्धवृत्त से भी पूछा गया था और पार्टनरशिप का प्रश्न क्या था? देखिए, तो ए ने 1,20,000 रुपये और बी ने 80,000 रुपये लगा करके एक व्यापार की शुरुआत की है। 1 साल के बाद में उनका जो लाभ है वो किस अनुपात में बांटा जाएगा? बाकी परसेंटेज से 2 प्रश्न, एक प्रश्न प्रायिकता से। अलजेब्रा आज नहीं पूछा है। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 प्रश्न। एसआईसीआई के भी आज आपको 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। एक प्रश्न बॉडमास से। बोट एंड स्टीम या फिर ट्रेन आज नहीं पूछी गई है। चलिए, रीजनिंग की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अगर शुक्रवार को कोई कार्य स्टार्ट किया जाता है, 100 दिन बाद वो कार्य समाप्त होगा, तो बताइए वो किस दिन समाप्त हो रहा है? ये पूछा गया था। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान नीचे से 13वां है, ऊपर से कौन सा स्थान होगा? ये पूछा गया था। इसका सूत्र आपको बता चुके हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, जहां से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला, 11 से 2 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यानी कि कोई घड़ी की सुई है, वो 11 पर थी, अब वो 2 पर पहुंच गई है, तो इसने कितनी दूरी तय की? टोटल एंगल आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। बाकी वेन डायग्राम से 3 से 4 प्रश्न। एक प्रश्न पेपर फोल्डिंग से पूछा गया था। नामों को अल्फ़ाबेट में सजाने के लिए, यानी कि इंग्लिश वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया था। क्लॉक का एक प्रश्न जो हमने बता दिया। एम्बेडेड फिगर के 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। छिपी हुई आकृति जो खोजना होता है वो। त्रिभुज काउंटिंग का एक प्रश्न था। 2 प्रश्न साइलॉक के थे। निहित आकृति हमने बता दी, वही एम्बेडेड फिगर है। कोडिंग के 3 से 4 प्रश्न। कथन निष्कर्ष लगभग 3 से 4 थे। एक प्रश्न आपका पजल का पूछा गया था। मानसिक अभिरुचि के 4 से 5 प्रश्न। सीटिंग अरेंजमेंट 2। डायरेक्शन का आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। एक प्रश्न रैंकिंग का पूछा गया है। मैथ आज बहुत कम आया था, लगभग 15 नंबर का मैथ पूछा गया था। बाकी रीजनिंग आपकी 40 नंबर की थी, तो ये लगभग 55-56 नंबर के आसपास ये दोनों बन रहे थे। साइंस 15 नंबर का, रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर पूछा गया है। आज भी 2 से 3 प्रश्न क्वेश्चन गलत देखने को मिले हैं। नंबर की बात करें तो 70, 72, 79, 80, 73 और 82 नंबर मिले हैं। 70 नंबर आरती जी के हैं, जो हमने आपको शुरू में बता दिए हैं। व्हाट्सएप नंबर 7052547003 है, इस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रावास शिक्षक के भी नोट्स आपको 190 रुपये में उपलब्ध हैं, जो कि भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, उसके भी नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।